हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि आरएससी का हम खत्म कर चुके हैं, जिसका नाम था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन, यानी कि प्रशीतन के मूल कॉन्सेप्ट, मूल सिद्धांत कौन कौन से थे उनको हमने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है, वीसीआरएस, यानी कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं इसे वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले। बेसिकली आपको मैं आरएसी के बारे में बता दूं तो आरएसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमें सिर्फ पॉलिटेक्निक करने के लिए ही नहीं बल्कि हायर स्टडीज में अगर हम जाते हैं फिर भी वहां पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है। और दोस्तों जो है आपका किसी भी आप अगर एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर हालांकि किसी भी कंपनी का इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, आरएसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छे से इसका फुल स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, बेसिकली हम आपको ये बता दें कि आरएसी में जो चैप्टर 2 होता है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होते हैं। उन क्वेश्चंस को ही रिपीट करके जो है पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में। तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वीसीआरएस। वीसीआरएस क्या होता है? सभी प्रशीतन प्रणाली में से वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय यानी कि वीसीआरएस व्यावसायिक व औद्योगिक के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। यानी कि जो भी हमारे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम्स में अगर देखा जाए तो जो है हमारा वीसीआरएस सिस्टम होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया बेसिकली आपको एग्जाम में ऐसे लिख देना है। ठीक, बिल्कुल एज टू इट कॉपी कर दीजिएगा आपको। ठीक, सेकंड में हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रणाली में वाष्पित इवापोरेटर की निम्न दाब वाष्प प्रशीतक के संपीड़क में उच्च दाब तक संपीड़ित किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो है हमारा जो इवापोरेटर होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे जो रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको लो प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर के द्वारा निष्कासित किए गए लो प्रेशर के रेफ्रिजरेंट को जो है हम कंडेंसर में क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो कि वीसीआरएस सिस्टम क्या होता है। वीसीआर सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है जो कि इवापोरेटर के द्वारा निकाला जाता है, उसको क्या करते हैं हम कंप्रेसर में डाल करके उसके प्रेशर को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, वीसीआरएस सिस्टम, यानी कि वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वीसीआरएस। हम क्या पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ वीसीआरएस, यानी कि वीसीआरएस के मूल सिद्धांत। वीसीआरएस किन किन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वीसीआरएस के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वीसीआरएस क्या होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है क्या होता है, जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होगा दोस्तों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागतिकीय के क्या होते हैं, जीरोथ लॉ पर वर्क करता है। ठीक, सेकंड क्या हो गया हमारा, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी मतलब आप समझ जाएंगे क्या, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पर वर्क करता है। थर्ड क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ पे वर्क करता है। लेकिन ये किस पे वर्क करता है दोस्तों, क्लासियस के स्टेटमेंट पे। क्या होता है, क्लासियस के स्टेटमेंट पे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ वीसीआरएस के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। पहला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि उष्मागतिकी के जीरोथ नियम पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उष्मागतिकी के प्रथम नियम पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम के क्लासियस के स्टेटमेंट पे। ठीक है दोस्तों, क्लासियस के स्टेटमेंट पे वर्क करता है। कहा आया यार। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। क्या सबसे पहले हमारा पढ़ा वीसीआरएस पढ़ा, उसके क्या पढ़े हमने, मूल सिद्धांत पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ वीसीआरएस, यानी कि वीसीआरएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी, जो हमारा इवापोरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया, ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स हैं, कंप्रेसर हो गया। इन कंपोनेंट्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या, कंपोनेंट्स ऑफ वीसीआरएस। हाँ जी दोस्तों, तो पिछला हमने टॉपिक जो अपना खत्म किया है तो वो क्या खत्म किया था कि प्रशीतन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे सिद्धांत, यानी कि जो जैसे हमने पढ़ा था ना, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे वर्क करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वीसीआरएस, यानी कि वीसीआरएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या हो गया हमारा इवापोरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, वाष्पित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
सेकंड हो गया हमारा क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर को क्या बोलते हैं, संपीड़क बोलते हैं हिंदी में। और थर्ड हमारा क्या हो गया, कंडेंसर, जिसे हम संघनित्र बोलते हैं। फोर्थ क्या हो गया, थ्रॉटल डिवाइस, जिसे हम बोलते हैं प्रसार वाल्व। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पढ़ने से पहले क्या इवापोरेटर क्या होता है। इवापोरेटर बेसिकली समझ भी आ सकता है कि इवापोरेटर होता क्या है। वाष्पित एक उष्मा विनियमित हीट एक्सचेंजर की भांति कार्य करता है, यानी कि उष्मा विनियमित या फिर हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है, जो कि प्रशीतक को ऊष्मा अंतरण हेतु समान दाब पर आवश्यक ऊष्मा अंतरण क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, इवापोरेटर हो गया। सेकंड हमारा क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, निम्न दाब तथा ताप के प्रशीतक को उच्च दाब तथा ताप के प्रशीतक में बदलता है। इसको हम इन शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, निम्न दाब यानी कि लोअर प्रेशर और लोअर टेम्परेचर वाले जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको किसमें चेंज करता है, उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट में चेंज करता है दोस्तों। तो इसको हम साइन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारा क्या कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, या भी एक ऊष्मा विनियमित्र की तरह कार्य करता है, यानी क्या है, ये भी एक किसकी तरह, हीट एक्सचेंजर की तरह। जैसे कि हमने पढ़ा था इवापोरेटर को हीट एक्सचेंजर की तरह, उसी तरह ये भी क्या है, हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। और क्या होता है, जो कि समान दाब पर यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वाष्पित प्रशीतक की ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी जो हमारा वेपराइज्ड जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी जो होती है उसकी हीट को बाहर निकालने का काम कौन करता है दोस्तों, कंडेंसर करता है। तो कंडेंसर बेसिकली हम क्या समझते हैं, यह एक हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है, जो कि हमारे वेपराइज्ड जो वाष्पित यानी कि वेपराइज्ड जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसकी ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है। किस पर, समान दाब पर यानी कांस्टेंट प्रेशर पर। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट पे क्या करता है, इसकी क्या होता है, मतलब जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट होता है, उसकी ऊष्मा को बाहर निकालने का कार्य करता है क्या, हमारा कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, चौथा हमारा क्या होगा, थ्रॉटल वाल्व। अब थ्रॉटल वाल्व क्या होता है, इसका कार्य उच्च दाब के द्रव प्रशीतक यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को प्रसारित करके यानी कि उसका एक्सपेंशन करके निम्न दाब व ताप पर परिवर्तित करता है। ठीक, तो दोस्तों अभी आपको हम एक साइकिल समझाएंगे, उसकी मदद से आपको ये सभी बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि इवापोरेटर क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है और थ्रॉटल डिवाइस क्या होता है। उसको हम बकायदा आपको एक डायग्राम से बिल्कुल समझाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए क्या होता है हमारा थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व का बेसिकली इतना वर्क होता है कि जो हमारा कंडेंसर से हमारा जो लिक्विफाइड जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, यानी कि द्रव फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता है कंडेंसर से, उसको क्या करता है, ये जो कंडेंसर से क्या निकलता है भाई, कंडेंसर पे कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी हीट को निकाल दिया जाता है। ठीक, तो उसका प्रेशर तो हाई रहता है ना कंडेंसर में, तो उसकी कंडेंसर से प्रेशर को कम करने के और उसका टेम्परेचर कम करने के लिए क्या यूज होता है, थ्रॉटल वाल्व का यूज होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, इन सभी को मिलाकर के एक साइकिल बनाई जाती है, जो कि ये पूरी क्या कहलाती है, वीसीआरएस साइकिल के तरह, मतलब वीसीआरएस साइकिल से बोल सकते हैं प्रकार से। तो उसको हम पढ़ेंगे, इन सभी डिवाइसेस का यूज करके वो एक साइकिल बनाई जाती है। इवापोरेटर, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया और थ्रॉटल वाल्व हो गया, इन सभी डिवाइसेस का यूज करके एक साइकिल बनाई जाती है। वो साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको हम लोग अभी समझेंगे किसकी सहायता से, एक डायग्राम की सहायता से। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मतलब मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के रिलेटेड से, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं पढ़ा रहा हूँ। फालतू की चीजें बताना मतलब मुझे पसंद नहीं है वैसे, और आई थिंक सो आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे यदि आप केवल डिप्लोमा में फोकस करना चाहते हैं। तो अगर आप हायर स्टडीज के लिए फोकस करेंगे तब आप उसके लिए देखेंगे, तो उसके लिए आपको मतलब मैं अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स तो आएंगे, लेकिन फिलहाल आप मेरी क्लास से जेई वगैरह के लेवल तक की तैयारी करने के बारे में मत सोचिएगा, ये केवल डिप्लोमा तक ही सीमित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या है देखिए। हम सबसे पहले उसको जो हमने भी पढ़ा था कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, तो उनको हम पढ़ा था, अभी हमने उनको पढ़ा था, तो अब उनको हम कैसे देखेंगे, मतलब देखेंगे कि इनके कैसे मतलब एक साइकिल कंप्लीट होती है, पूरा साइकिल में वर्क कैसे करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लगा है हमारा इवापोरेटर। ठीक, सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, इवापोरेटर था। इवापोरेटर के बाद क्या है दोस्तों, कंप्रेसर आ गया हमारा, ये हो गया कंप्रेसर। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, कंडेंसर, जिसको बोलते हैं हिंदी में संघनित्र, संघनित्र बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और उसके बाद में हमारा क्या हो गया, थ्रॉटल डिवाइस, थ्रॉटल डिवाइस हो गया। ठीक, तो ये चार हमारे कंपोनेंट थे, चारों कंपोनेंट हो गए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्रॉटल वाल्व से, थ्रॉटल डिवाइस जो होती है वहां से क्या करते हैं, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी कि कम ताप व कम दाब वाली जो प्रशीतक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, यहाँ से हमारा निकलता है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट
जेरेंट जो होता है हमारा वो कहाँ आता है, वो हमारा इवापोरेटर में आता है। ठीक, इवापोरेटर के पास क्या लगा रहता है, हमारा कोल्ड स्पेस, जहां जिस स्पेस को हमको कोल्ड करना होता है उसके पास में हम क्या लगाते हैं, इवापोरेटर। ठीक, तो हमारा यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाला जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो अंदर एंटर किया। ठीक, ध्यान समझिएगा, इवापोरेटर में एंटर किया। ठीक, इवापोरेटर से क्या हुआ, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज था इसकी हीट जो है निकल के वो कहाँ गई, इवापोरेटर में गई, और इवापोरेटर से यहाँ पर क्या आ गई, कोल्ड हमारा मतलब ठंडक जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से हीट निकल के कहाँ जा रही है, इवापोरेटर में जा रही है। ठीक, इवापोरेटर में हीट निकल के गई, तो अब हमारा हीट जो ये वाली निकल गई, तो उसने क्या किया, हमारा जो लिक्विफाइड जो हमारा रेफ्रिजरेंट था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेपराइज्ड फॉर्म में। तो हमारा वेपराइज्ड फॉर्म का जो रेफ्रिजरेंट होता है वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से जाता है दोस्तों, यहाँ से जाते कहाँ, कंप्रेसर में एंटर करता है। देखिए वेपराइज्ड जो रेफ्रिजरेंट होता है हमारा वो कहाँ जाता है, कंप्रेसर में एंटर करता है। ठीक, कंप्रेसर में क्या होता है, इसका क्या किया जाता है दोस्तों, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों कंप्रेसर में आया, यहाँ पे इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा, और ये हमारा वेपराइज्ड फॉर्म का लिक्विड जो इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो जाता है सीधा कहाँ दोस्तों, कंडेंसर में जाता है। ठीक, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में क्या होता है दोस्तों, हमने भी पढ़ा था कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, कंडेंसर में क्या होता है, हमारा प्रेशर को कांस्टेंट करके क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मतलब उसकी हीट जो होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करके क्या होता है, उसकी हीट बाहर निकाल दी जाती है। ठीक, तो देखो अभी भी क्या है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, हाई है, वहां से निकलता है। ठीक, कंडेंसर से निकला, कंडेंसर से फिर कहाँ आया, थ्रॉटल डिवाइस में, थ्रॉटल डिवाइस में आया, तो इसका फिर थ्रॉटल डिवाइस का काम क्या होता है, थ्रॉटल डिवाइस ये करती है कि जो हमारा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का जो हमारा लिक्विफाइड रेफ्रिजरेंट होता है वो कहाँ आता है, इसमें आता है, और इसको क्या किया जाता है, इसका काम होता है इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करके फिर से इवापोरेटर को भेजना। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ से निकला हुआ जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो इवापोरेटर में आता है। इवापोरेटर में क्या होता है, उसका इवापोरेशन होता है, यानी कि उसको वाष्पित फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वाष्पित फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वो इसमें हीट कहाँ से ली जाती है, हीट ये हमारा कोल्ड स्पेस होता है वहां से हीट ली जाती है। ठीक, तो ये उसके बाद में फिर यहाँ से क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक, लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे वेपराइज होता है, वेपराइज से क्या होता है, फिर वो कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से फिर उसको घुमा करके कहाँ लाया जाता है, कंडेंसर में लाया जाता है। कंडेंसर में क्या होता है, हमारा जो वेपराइज होता है हमारा रेफ्रिजरेंट उसको क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी लिक्विड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। फिर इसको यहाँ से कहाँ भेजा जाता है, थ्रॉटल वाल्व भेजा जाता है। ठीक, थ्रॉटल वाल्व में आया, थ्रॉटल वाल्व में क्या हुआ, इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हुआ, लो कर दिया गया, और लो करने के बाद ये क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में था तो लिक्विड फॉर्म से फिर से इवापोरेटर में आ गया। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, थ्रॉटल डिवाइस से इवापोरेटर, इवापोरेटर से कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर थ्रॉटल डिवाइस। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, VCRS सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस को आपको इस चैप्टर में समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर में RAC के हर एक चैप्टर में आपको ये डायग्राम और इससे रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो हर चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो हर चैप्टर में समझने से अच्छा है हम यहीं पे अच्छे से समझ लेते हैं जो हमारे हर चैप्टर में काम देगा। और आप मान लीजिए कि अगर RAC का पेपर देके आ रहे हैं और आपने ये डायग्राम ना बनाया तो आप पेपर करके ही नहीं आ रहे हैं। मतलब यार ये RAC में यही तो RAC है ना, RAC में यही है, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटल वाल्व। इस फिगर को आपको एग्जाम में जरूर बना के ही आना पड़ेगा, तभी आपका जो है माना जाएगा कि आप एक अच्छे छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया। अब चलिए देखते हैं प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है। ठीक, ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, 1 हो गया, यहाँ से निकल के हमारा प्रोसेस 2 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 प्रोसेस। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है, यानी कि हमारा जो ये एक प्रोसेस है यहाँ से दूसरे प्रोसेस तक जाने में क्या क्या होता है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कंप्रेसर है तो वहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कैसा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक होगा। ठीक, आइसेंट्रोपिक क्या बोलेंगे इसको, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक, कंप्रेशन, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। किस पे, प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा, लेकिन क्या होगा, एंट्रोपी उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हाई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, इस पे होगा दोस्तों रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन 1 से 2 में। ठीक, अब आते हैं दूसरे से तीसरे प्रोसेस में। यहाँ से 1 से 2 में क्या हो गया, हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। अब 2 से तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने बताया क्या था कि हीट तो रिजेक्ट होगी लेकिन हमारा प्रेशर क्या रहेगा, वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, 2 से 3 प्रोसेस में हो गया। ठीक, और 3 से 4 प्रोसेस में देखते हैं क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, यानी कि हमारी एंथैल्पी जो होगी वो दोस्तों कांस्टेंट रहेगी, और हमारा क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर लो होगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 से 4 में क्या होता है, हमने बताया था ना कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को क्या किया जाता है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन क्या होता है हमारा वहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और उसका एक्सपेंशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 4 से 1 प्रोसेस में क्या होता है,
4 से 1 प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, लो टेम्परेचर जो प्रेशर वाले हमारा जो रिप्रेजेंट होता है इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या होता है, प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है लेकिन इसमें हीट को ऐड किया जाता है, बताया था ना, यहाँ पे हीट इसमें ऐड कर दी जाती है तो ये क्या हो प्रेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कंप्रेसर में जाता है तो फिर से आ जाता है 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, 3 से 4 प्रोसेस, 4 से 1 प्रोसेस। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं एकदम विस्तार से, एकदम प्यार समझते हैं 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है। सो सिंपली दोस्तों 1 से 2 प्रोसेस में हमारा क्या होता है, आइसेंथैल्पिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन। ठीक, तो कंप्रेसर में 1 से 2 में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन। ठीक, 2 से 3 में क्या होता है, 2 से 3 में क्या होता है, हीट रिजेक्ट की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट कर दी गई थी। 3 से 4 में क्या होता है, 3 से 4 में होता है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, यानी कि एंथैल्पी को कांस्टेंट करके क्या होता है, उसका एक्सपेंशन कर दिया जाता है। ठीक, और 4 से 1 में क्या हो जाता है दोस्तों, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट करके 4 से 1 प्रोसेस को परफॉर्म कर दिया जाता है। अब सिंपली देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको लिखना पड़ता है दोस्तों। क्या होता है पॉइंट 1, यानी कि जो हमारा ये पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, देखो या तो फिर ये बोलेंगे कि जो रिफ्रिजरेंट है हमारा कहाँ से निकल रहा है, इवापोरेटर से निकल रहा है, या फिर ये बोलेंगे कंप्रेसर में इंटर कर रहा है। तो क्या बोलेंगे, इनलेट आउटलेट फ्रॉम क्या हो जाएगा, इवापोरेटर और इनलेट इन कंप्रेसर। ठीक दोस्तों, क्या बोलेंगे, इनलेट इन कंप्रेसर बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, या तो फिर बोलेंगे कि इवापोरेटर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है बाहर निकल रहा है, या फिर ये बोलेंगे कि कंप्रेसर में एंटर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2 पे क्या होता है, देखो ये पॉइंट जो होते हैं इनको आप इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में ही आप याद किए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर हिंदी में ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको ज्यादा लॉन्ग याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है, या तो क्या बोलेंगे, क्या कंप्रेसर से बाहर निकल रहा है या फिर कंडेंसर में इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउटलेट फ्रॉम कंप्रेसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसर से बाहर निकलेगा, या फिर क्या बोलेंगे, इनलेट इन क्या बोलेंगे दोस्तों, इनलेट इन कंडेंसर बोल देंगे। ठीक, तो हो गया ना। अब 3 से 4 में आते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3 पे क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है, यानी कंडेंसर से या तो बाहर निकल रहा है या फिर थ्रॉटल में इंटर कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर, क्या बोलेंगे, आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर, मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे, आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर और इनलेट इन थ्रॉटल वाल्व। क्या बोलेंगे दोस्तों, आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर या फिर इनलेट इन थ्रॉटल वाल्व। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। ठीक, पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 वही बोलता है जो आप हम सब बोलते हैं, यानी कि हमारा इंडिया जो बोलता है, हम लोग जो बोलते हैं, वही पॉइंट नंबर 4 भी बोलेगा। क्या बोलेगा, 4 ये बोलेगा कि जब हम निकल रहे हैं कहां से, थ्रॉटल वाल्व से, या फिर एंटर कर रहे हैं इवापोरेटर में। ठीक, यानी कि आउटलेट, क्या बोलेंगे, आउटलेट फ्रॉम थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व, क्या बोलेंगे, आउटलेट फ्रॉम थ्रॉटल वाल्व और क्या बोलेंगे, इनलेट इन दोस्तों इवापोरेटर, क्या बोलेंगे, इवापोरेटर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देखा समझ गया ना, आउटलेट फ्रॉम इवापोरेटर, इनलेट इन कंप्रेसर। ठीक, दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, आउटलेट फ्रॉम कंप्रेसर और इनलेट इन कंडेंसर। तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, आउटलेट फ्रॉम कंडेंसर और इनलेट इन थ्रॉटल वाल्व। चौथा प्रोसेस क्या हो गया, आउटलेट फ्रॉम थ्रॉटल वाल्व और इनलेट इन इवापोरेटर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, कुछ डायग्राम पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़े थे थर्मल में पीवी और टीएस डायग्राम, वैसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा कौन सा, डायग्राम वाला। बस थोड़ी देर की क्लास और बची है, बस डायग्राम वाला टॉपिक पढ़ लेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसकी नीड्स क्यों क्यों होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे। बस इतना ही बेसिक आपको पढ़ना है और ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, और डीपली हम लोग जाएंगे भी नहीं, बिल्कुल आसानी से ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, क्योंकि आरएससी में बिल्कुल मजा बहुत आता है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप उनको बहुत ही कम समय में, मतलब देखते होंगे कि मेरी वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम समय में आसानी से कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कौन सा, हम डायग्राम वाला, यानी कि ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग 2 डायग्राम पढ़ेंगे इसमें। पहला डायग्राम हो गया टेम्परेचर, और हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और एंथैल्पी डायग्राम, यानी कि टी और एच डायग्राम। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर और एंट्रोपी डायग्राम, जिसे हम बोलते हैं पी और एच डायग्राम। तो इन दोनों डायग्राम के तहत देखो, हमने जो प्रोसेसेस पढ़े थे,
पहले से दूसरा प्रोसेस था, दूसरे से तीसरा प्रोसेस था, तीसरे से चौथा प्रोसेस था और चौथे से फिर पहला जो प्रोसेस था, उन सभी प्रोसेस की साइकिल्स को हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला हमारा प्रोसेस कौन सा था दोस्तों, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन। तो वो क्या होता है, देखो एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन में क्या होता है 1 से 2, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो गया 1, यहाँ से ये पॉइंट 2, यहाँ पर क्या हो गया एंथैल्पी कांस्टेंट आपको दिखाई जा रही है, ठीक। तो कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इंक्लाइन रहेगी दोस्तों। तो ये हो गया 1 से 2 प्रोसेस हमारा, ठीक। अब 2 से तीसरा प्रोसेस हमारा कौन सा था दोस्तों, तो दूसरे से तीसरा हमारा क्या था, हीट रिजेक्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम जब हीट रिजेक्ट करेंगे तो हमारा ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद में ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पॉइंट तीसरा। 2 से तीसरा प्रोसेस हो गया, ठीक। तीसरे से अब चौथा, तीसरे से चौथा हमारा क्या था प्रोसेस दोस्तों, तीसरे से चौथा हमारा प्रोसेस था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी कि हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, वहां पर हमारा एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, हमारा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 से फाइनली 1 प्रोसेस, यानी कि ये 4 प्रोसेस हो गया, ठीक। अब चौथे से 1 प्रोसेस हमारा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला जो हमारा प्रोसेस होगा चौथे से पहला वाला, ये क्या होता है हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, हीट यहाँ पर ऐड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या हो गया, आइसेंथैल्पिक हो गया, एक्सपेंशन हो गया, ठीक। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन हो गया, यहाँ पर क्या होता है 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है आइसेंथैल्पिक, और सॉरी दोस्तों मैंने एक्सपेंशन बोल दिया गलती से, आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन होगा वहां पर, ठीक। तो 1 से 2 प्रोसेस में क्या होगा आइसेंथैल्पिक क्या होगा, आइसेंथैल्पिक यानी कि एंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, यानी कि एस इक्वल टू कांस्टेंट रहने वाला 1 से 2 प्रोसेस में। 2 से तीसरा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, 2 से तीसरे प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होगा, हीट रिजेक्शन किस पे होगा, हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगा। तीसरे से चौथा प्रोसेस क्या होगा, तीसरे से चौथा प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या होगा ये तीसरे चौथा प्रोसेस क्या होता है, ये चौथा प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, यानी कि आइसेंट्रोपी एंट्रोपी को कांस्टेंट करके क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। और 4 से 1 प्रोसेस क्या हो जाएगा, हीट एडिशन फिर से हो जाएगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब वो वाला जो डायग्राम हमने समझा है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक। 1 से 2 प्रोसेस में क्या था, हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट थी, क्या थी दोस्तों, एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट थी, ठीक है। 1 से 2 में क्या थी, हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट थी, ठीक है फ्रेंड्स। पहले सब देखते हैं, 1 से 2 में हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट रहने वाली है। तो एंथैल्पी कांस्टेंट की लाइन ये हो गई, ठीक। हमने यहाँ पर खींच दी क्योंकि इसमें देखो, इसमें ये क्या है, हमारा एंट्रोपी है, ठीक है दोस्तों, क्या है एंट्रोपी, यहाँ पे लिख लेते हैं, एंट्रोपी हो गया, ठीक। इधर क्या हो गया हमारा प्रेशर हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया एंथैल्पी हो गई, ठीक, एंथैल्पी हो गई। ये हमारा क्या हो गया टेम्परेचर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब सही रहेगा। अब देखो 1 से 2 प्रोसेस में क्या होता है हमारा आइसेंथैल्पिक कंप्रेशन होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। एंथैल्पी कांस्टेंट की लाइन हमने यहाँ पे खींच दी, और उसके बाद में दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं, किस पे, प्रेशर को कांस्टेंट रख के। तो देखो इसमें प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कैसी रहेगी दोस्तों, कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक। ये हमारी हो गई कांस्टेंट प्रेशर की लाइन, तो ठीक है। 1 से 2 प्रोसेस आइसेंथैल्पिक, और दूसरे, और ये क्या हो गया 2 से 3 प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 3 प्रोसेस हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट करना, ठीक। अब 3 से 4 प्रोसेस हमारा कौन सा था, तीसरे से चौथा प्रोसेस क्या था हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था, ठीक। यानी कि एंट्रोपी को कांस्टेंट करके क्या करेंगे हम, उसका प्रसारण करेंगे। तो प्रसारण करेंगे यानी कि प्रसार करेंगे तो क्या होगा हमारा दोस्तों, हमारा प्रेशर कम होगा, ठीक। और हमारी क्या होगी, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट लाइन कैसे खींचेगी, स्ट्रेट लाइन थोड़ा खींचेगी, हल्का सा इंक्लाइन रहेगी, तो यहाँ पे स्ट्रेट है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को उल्टा मतलब वो आइडियल होते हैं ना ये सब प्रोसेस, मतलब ये एग्जिस्ट करते नहीं है बिल्कुल एकदम, इसका जो होता है एफिशिएंसी पूरी आ जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लाइन लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी को कांस्टेंट करके क्या करेंगे हम, उसका मतलब एक्सपेंशन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे कम प्रेशर कैसे होगा, प्रेशर कम हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे था हमारा, और ये कैसे यहाँ से कम हो रहा है, और साथ साथ में हमारी एंट्रोपी भी कम हो रही है, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा हीट को बाहर रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक। अब 4 से 1 प्रोसेस क्या होता है, 4 से 1 प्रोसेस में क्या होता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हम अगर हीट को ऐड करेंगे तो हमारी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए प्रेशर वाली लाइन है, ये जो हमारी ये कांस्टेंट है, ठीक। कांस्टेंट किया और हीट ऐड किया तो हमारे क्या हो गया, ये एंट्रोपी यहाँ से, यहाँ पे एंट्रोपी थी, देखो यहाँ पे थी, यहाँ से बढ़ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो बताया था आपको 1 से 2 प्रोसेस, 2 से 3 प्रोसेस, 3 से 4 प्रोसेस। सबसे पहले हम
तो उन प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और वहां से पढ़ के आप एकदम ऐसे सजेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे 1 से 2 प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 से 2 हो गया। दूसरे से तीसरे में क्या होता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तीसरे से चौथा क्या होता है, एंट्रोपी को कांस्टेंट करके क्या किया जाता है, हमारा एक्सपेंशन कर दिया जाता है। और चौथे से पहला फिर से क्या हो जाता है, हीट को ऐड किया जाता है किस पे, हमारा कांस्टेंट प्रेशर को रख के। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ प्रोसेस हो गए। हमारा P और H डायग्राम हो गया, हमारा ये T और H डायग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, एक टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम और प्रेशर और एंट्रोपी डायग्राम हो गया। ठीक, अब देखो पढ़ते हैं कि हमें VCRS की जरूरत क्यों पड़ती है। VCRS को मतलब एग्जिस्ट में लाया क्यों गया, उसको जरूरत क्यों पड़ती है, किस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, नीड्स ऑफ VCRS। VCRS की जरूरतें क्या क्या है, वो उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, इमारतों को ठंडा रखने के लिए। किस लिए, इमारतों को ठंडा रखने के लिए क्या होता है, हमारा VCRS का यूज होता है। ठीक, सेकंड क्या हो गया, दवा को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो हमारी फॉरेंसिक लैब्स वगैरह होती हैं वहां पर जो होता है फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पर क्या होता है, ब्लड जो हमारा सैंपल लिया जाता है, या फिर कई सारे ऐसे हमारे मेडिकल साइंस में फील्ड्स होते हैं जहां पर क्या होता है, हमारा यूज किया जाता है VCRS का। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक, ऑफिस को ठंडा रखने के लिए। यानी कि आप लाइब्रेरी पढ़ने गए होंगे, लाइब्रेरी में बढ़िया AC लगी होती है, क्या मस्त मजा आता है ना पढ़ने में। तो उसकी किसकी वजह से होता है, सब VCRS की हेल्प से होता है। यानी एयर कंडीशनर वगैरह जो हमारे होते हैं, तो किस लिए होता है दोस्तों, ऑफिसेस को ठंडा रखने के लिए, हमारे लाइब्रेरी वगैरह को ठंडा रखने के लिए, और जो हमारे कंप्यूटर लैब्स वगैरह होती हैं, मतलब उन सभी जगहों पे क्या होता है, ठंडा रखने के लिए VCRS का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं हमारे, जैसा कि फल सब्जियां जहां पर स्टोर की जाती है ऑफ सीजन, यानी कि जैसे कि तुम्हें अभी के सीजन में क्या करना है, आपको आम खाना है, तो आम कहाँ से मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जहां पर कोल्ड स्टोरेज होंगे आसपास में, जहां पर मतलब स्टोर करके रखा गया होगा जिससे वो खराब ना हो, तो ऑफ सीजनल जो हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज का यूज किया जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज होता है, आपने देखे होंगे कई सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बने होते हैं, वहां पर क्या होता है, VCRS की हेल्प से क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, वहां पर ठंडी ठंडी मतलब नमी बनाए रखी जाती है, ठंडा माहौल बना रखा जाता है। तो उस वजह से क्या होते हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खराब नहीं होते। ठीक, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है दोस्तों, मतलब इसमें किस वजह से इसका यूज किया जाता है और कुछ भी क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, COP यानी कि निष्पादन गुणांक क्या होता है, हमारा अधिक होता है। यानी कि COP क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा COP क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है। दूसरा क्या हो गया, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज बहुत होती है। यानी कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या होती है हमारी, ये भी क्या होती है हमारे दोस्तों, ये भी ज्यादा होती है। रनिंग कॉस्ट कम होता है, यानी कि जो हमारा इसको कार्य कराने के लिए जो हमारा पैसा लगता है, यानी कि इसके रनिंग मतलब इसको चलाने संचालन में लाने के लिए जो हमारा पैसा लगता है वो क्या होता है, कम लगता है। ठीक, छोटे इवापोरेटर की आवश्यकता होती है, यानी कि ज्यादा हैवी इवापोरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। आराम से छोटा सा इवापोरेटर लगा दो अपना और अच्छे से काम करता है। यानी देखे होंगे आपने AC वगैरह के साइज कितने बड़े बड़े होते हैं, तो छोटे छोटे भी आ गए हैं। तो बेसिकली ये इसके एडवांटेजेस हो गई। स्मॉल साइज यानी छोटा आकार का होता है, अब ज्यादा हैवी नहीं है कि जैसे कि आई लाइक टू से दैट सेटअप ऑफ बॉयलर का सेटअप करना होगा तो देखो कितने बड़े बड़े लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। ठीक, और इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ज्यादा है नहीं वैसे, तो इधर साइड में लिखते हैं क्या हम लोग दोस्तों, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि प्रारंभिक लागत क्या होती है दोस्तों, लागत वो क्या होती है, ज्यादा होती है दोस्तों। ठीक, यानी कि इसको शुरू में जब जैसे हम इसका सेटअप करते हैं तो वो क्या होती है, महंगी होती है, मतलब प्रारंभिक लागत जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक, और बस इतना ही दोस्तों, बस यही है। मान लीजिए कि इसकी डिसएडवांटेजेस में मतलब यही है कि प्रारंभिक लागत जो है ज्यादा होती है। और क्या हो सकता है आपको दोस्तों, क्या हो सकता है, मतलब इसका जो है प्रारंभिक लागत ज्यादा होती है, इनिशियल रनिंग कॉस्ट तो हमारी कम होती है। तो बस यही है कि इनिशियल कॉस्ट जो होती है हमारी ज्यादा होती है। और डिसएडवांटेजेस का होता है, हाँ एक चीज और, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा होगा कि जो है रेफ्रिजरेटर्स होते हैं हमारे, AC वगैरह होते हैं, उनमें से क्या होती है, हमारी हानिकारक गैसेस निकलती है। तो ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए, यानी कि पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक, बहुत ही ज्यादा हानिकारक तो बहुत होता ही है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इसके दो डिसएडवांटेजेस हो गई। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा चैप्टर था उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको बता दिया है,
और कुछ टर्म्स जो है वो मतलब एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे इसमें इसके बारे में पूछा गया तो आप उसमें उनको एक्स्ट्रा एड ऑन करके लिख देंगे तो आपको नंबर थोड़े ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी कहोगे क्या हो गई, वेट कूलिंग, वेट वीसीआर सिस्टम हो गया या फिर ड्राई वीसीआर सिस्टम हो गया, इनको आप लिख दीजिएगा सुपर कूलिंग या सुपर हीटिंग वीसीआर सिस्टम हो गया। यही कुछ है टॉपिक्स जो कि इसी से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, इसी डायग्राम से होता है। जैसे कि जो हमारा वेट हो गया तो वेट वाला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेपर प्लस लिक्विड होता है, यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर होता है। तो जो इसके बीच में आ गया वो हमारा वेट हो जाएगा, वेट वीसीआर सिस्टम हो जाएगा। तो इसके बाहर आ गया वो हमारा ड्राई वीसीआर सिस्टम हो जाएगा। ठीक, सुपर कूलिंग वाला इधर लाई करेगा, इधर एग्जिस्ट करेगा, और सुपर हीटिंग वाला इधर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हो गया। और आपको ये चीज तो पता ही होगी कि इधर क्या होता है, हमारा यहाँ पे लिक्विड होता है, और ये क्या होती है, हमारी सेचुरेशन लाइन होती है, और इसके इधर क्या होता है, वेपर होता है, इधर क्या होता है, वेपर और लिक्विड का मिक्सचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, जिसके मतलब जो आपको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और दोस्तों एक चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपसे एक रिव्यू चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है, मैंने अपनी तरफ से सारा टॉपिक को अच्छे से समझाया है। आप लोग प्लीज वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, और कमेंट में प्लीज एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि क्या आप मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्या आपको लगता है कि बेहतरीन कंटेंट है या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने बिल्कुल अपनी मेहनत से जो है इस वीडियो को बनाया है, और पूरी शिद्दत के साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मैंने उनको सबको एक्सप्लेन कर दिया है। और बस आपकी तरफ से एक सपोर्ट चाहता हूँ कि मतलब कि हर किसी मतलब कि बोलते हैं ना कि हर मतलब छोटे से कि हर किसी बड़े सफर की शुरुआत क्या होती है, छोटे से शुरू होती है। ठीक है, हर एक बंदा जो होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है। तो आप प्लीज मेरे मतलब सेटअप्स पे मत जाइएगा कि मतलब थोड़ा आपको हो सकता है मतलब कम साफ दिखाई दे रहा हो या फिर थोड़ा रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हो, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। और दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू जरूर दे दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको उनको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली आप उन क्वेश्चन को देख लीजिए, और बाकी आप वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन उन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, वीसीआरएस सिस्टम क्या होता है, यानी कि वीसीआरएस सिस्टम होता क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, दूसरा है तो आप पूछ लेगा कि पीएच और टीएच डायग्राम क्या होता है, उस पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। वीसीआरएस प्रणाली के सिद्धांत, लाभ एवं हानियां, तो इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया या फिर आपको समझाया नहीं है दोस्तों। बस यही क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप इन्हीं को तैयार करके रहिएगा एग्जाम में। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा चैप्टर से। बस यही बेसिक क्वेश्चन हमेशा रिपीट फॉर्म में पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।